बीबीसी दुनिया में आज देखिए, भयानक तबाही के बीच यूक्रेन में लगातार बढ़ती रूसी सेना। हर दिशा से रूसी सेना बढ़ रही है यूक्रेन में आगे। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 7 दिनों में सैकड़ों ट्रांसपोर्ट हब, आवासीय भवन, अस्पताल और किंडरगार्टन हुए ध्वस्त। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस चाहता है हमारे इतिहास के साथ साथ हम सबको मिटाना। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं विदित मेहरा। जंग से कैसे जूझ रहे हैं यूक्रेन और रूस के लोग और किस तरह रूसी मीडिया पेश कर रही है जंग की खबर दिखाएंगे बीबीसी दुनिया में, लेकिन पहले हेडलाइंस। रूस ने यूक्रेन के शहर मारियोपोल, खार्किव और दक्षिणी बंदरगाहों पर हमले तेज किए। यूक्रेन ने कहा, 7 दिन से जारी लड़ाई में मारे गए उसके 2000 से ज्यादा नागरिक। कीव के मेयर ने कहा, राजधानी के नजदीक आ रही है रूसी सेना। यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत। 22 साल के चंदन जिंदल यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज में करते थे पढ़ाई। स्ट्रोक के बाद आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों से कहा, खार्किव से फौरन निकलें। चीन ने कहा, नहीं करेगा यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में भागीदार भी नहीं बनेगा। पैरालंपिक्स की गवर्निंग बॉडी ने कहा, बीजिंग विंटर गेम्स में भाग ले सकते हैं रूसी और बेलारूस के खिलाड़ी। इस सब की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 7वां दिन है। रूस यूक्रेन के खेरसन शहर पर कब्जे का दावा कर रहा है। उधर मारियोपोल शहर में हमले तेज हो गए हैं। रूस की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जंग के इन 7 दिनों ने सब कुछ बदल दिया है। आम लोग अपने देश को बचाने के लिए डटे हुए हैं। रूस यूक्रेन जंग के हर पहलू की बात आज बीबीसी दुनिया में। रूस यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर लगातार हमले कर रहा है। यहाँ के कई सरकारी भवनों को निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात रूस ने यहाँ विमान से सैनिक उतारे थे। कई दिनों से ये शहर गोलीबारी और मिसाइल हमलों का केंद्र बना हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं रात भर कितनी तेज बमबारी हुई है। खार्किव के मेयर के मुताबिक कम से कम हमले में 21 लोग मारे गए हैं और 112 घायल हुए हैं। हमले आज भी जारी हैं, पुलिस की बिल्डिंगों पर, यूक्रेन की सुरक्षा सर्विसेज पर, और यहाँ आप देख सकते हैं केराजिन नेशनल यूनिवर्सिटी का हाल। कीव के उत्तर की ओर से आई इन तस्वीरों को देखिए। बोरोडियांका के अपार्टमेंट पर टैंक से हमला किया गया। इस बीच रूस का दावा है कि उन्होंने दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाह शहर खेरसन पर कब्जा कर लिया है। अगर ये सही है तो रूस के कब्जे में जाने वाला ये अभी तक का सबसे बड़ा शहर हो सकता है, जो रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए एक मिलिट्री बेस की तरह काम कर सकता है। हालांकि शहर के मेयर का कहना है कि इस शहर पर अब भी यूक्रेन का ही नियंत्रण है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के भी करीब है। वो वहां खाना, पानी और दूसरे ज़रूरी सामानों की आपूर्ति रोक सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस का एक बड़ा बेड़ा आगे बढ़ता नजर आ रहा है। रूस का कहना है कि जल्द ही चुनी गई जगहों पर सटीक हवाई हमले किए जाएंगे। इन तमाम चुनौतियों के बीच यूक्रेन के लोग किस हाल में हैं, बता रही हैं बीबीसी संवाददाता ऑर्ला ग्वेलिन। कीव में आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। आम नागरिक, पुरुष और महिलाएं पेट्रोल बम बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कैटरीना एक नर्स हैं। वो कहती हैं कि वो बिना कुछ किए नहीं रह सकती। ये हमारा देश है, हमें बहुत दुख हो रहा है। इस पर बात करना भी मुश्किल है। क्या आपने कभी सोचा था कि आप खुद को ऐसी हालत में देखेंगे? कभी नहीं सोचा था। किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की थी। वो कहते हैं रूसी नहीं जीत सकेंगे। यूक्रेन के लोगों को जो करना चाहिए वो वही कर रहे हैं। यहाँ एक लंबी लाइन लगी है। लोग बोतल और टोकरियां भर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में घर में बने इन हथियारों की जरूरत पड़ सकती है। और कई यूक्रेनी लोग नई भूमिका के लिए तैयार हैं। युद्ध के समय की भूमिका, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आइगोर एक वकील हैं। एक हफ्ते पहले मैं अदालत में केस लड़ रहा था और अब इसे समझना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इसके बारे में नहीं सोचते और वही करते हैं जो आपको करना है, तो ये सामान्य लगता है।
क्या आपने पहले कभी अपने हाथों में बंदूक पकड़ी है? स्कूल में हमें इस तरह की चीजों से निपटने के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन मैंने कभी इसका सामना नहीं किया और कभी भी बंदूक या पिस्तौल से गोली नहीं चलाई। ये एक नया कीव है जहां हाईवे पर टैंकों का जाल है। ये शहर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है और जो भी कुछ हाथ आ रहा है उससे बैरिकेड्स बना रहा है। और अब हर ओर से क्षेत्रीय रक्षा इकाइयों के लिए वॉलंटियर्स आगे आ रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि इन्हें क्या काम दिया जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि वो अपने देश यूक्रेन की खातिर जान देने के लिए तैयार हैं। वो जानते हैं कि वो दिन जल्द आ सकता है। और ये रिमाइंडर, हम सायरन सुन रहे हैं, हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन। हमें बताया गया है कि हमें खुद को कवर करना होगा। कई लोगों का कहना है कि यहाँ जो दांव पर लगा है वो मातृभूमि से भी ज्यादा है। जैसे डेनिस, जो पिछले हफ्ते तक भ्रष्टाचार से लड़ने वाले एक कार्यकर्ता थे। क्योंकि यह लोकतंत्र की लड़ाई है, यह आज़ादी के लिए है, मानवाधिकारों के लिए है। हम यहाँ रूस की मौजूदगी नहीं चाहते, हम तानाशाही नहीं चाहते, हम यहाँ रूसी साम्राज्य नहीं चाहते। आप जानते हैं, हम लड़ेंगे आज़ाद यूक्रेन के लिए, यूरोप के लिए, पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने हमें एक ग्रुप फोटो लेने के लिए कहा। अगले हफ्ते हम इस ग्रुप पर एक रिपोर्ट करेंगे जिन्होंने रूसियों को हरा दिया, पर शायद तब तक यहाँ की तस्वीर बहुत अलग हो। वहीं रूस ये जंग सिर्फ मैदान पर ही नहीं लड़ रहा, वो इस कोशिश में भी है कि रूसी लोगों को समझाया जाए कि ये कदम शांति के लिए उठाए गए हैं। रूस के लोग इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं ये अभी साफ नहीं है और सरकारी मीडिया की कोशिश है कि वो लोगों को बताए कि रूस के उठाए गए कदम सही हैं। देखिए रूस से हमारे संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। रूस के सैन्य प्रमुखों ने इशारा किया है कि किसी तरह का समझौता नहीं होगा। रूसी रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक चलेंगे जब तक मिशन पूरा न हो जाए। यहाँ के नेता नहीं मानते कि रूस आक्रामक है। इन्हें लगता है कि गलती पश्चिम की है। आपका देश, सभी यूरोपीय देश, अमेरिका और पश्चिम की सभ्यता, सभी रूस के साथ संचार और दूसरे माध्यमों से लड़ाई में शामिल हैं। Удары в ходе операции наносятся только रूसी सरकारी टीवी पर जंग और आक्रमण जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। до конца. Срочные новости приходят из वहाँ ये संदेश दिया जा रहा है कि रूस शांति के लिए सेना का इस्तेमाल कर रहा है। कई दूसरे रूसी लोगों की तरह वैलेंटीना लेविना को भी सरकारी चैनल से खबर मिलती है और वो उन पर विश्वास करती हैं। रूस में जंग पर आम लोगों की राय बनाने में टीवी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत सारी चीजें जो टीवी पर बता रहे हैं सच है, वो सच है। आपको कैसे पता? जब हम विदेशी अखबार पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रूस खार्किव पर बमबारी कर रहा है। मुझे पता है वो झूठ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ना करने का वादा किया था। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। सरकार के नियंत्रण वाला मीडिया एकदम उलट जानकारियां दे रहा है। लेकिन सभी को सरकार का वर्जन पसंद नहीं है। वो रूसी जिन्हें मोबाइल और कंप्यूटर से खबरें मिल रही हैं, यूक्रेन को लेकर अलग राय बना रहे हैं। येकातेरिना ने रूस छोड़कर जाने का फैसला किया है। वो रूसी चैनल नहीं देखती। आक्रमण से वो निराश हैं और रूस का उन्हें कोई भविष्य नजर नहीं आता। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मेरी कोई जिंदगी नहीं बची है। हो सकता है कुछ बदले और नई सरकार स्थिति को बेहतर बनाए। हो सकता है, मुमकिन है, मुझे नहीं पता। लेकिन इस सरकार के साथ, इस राष्ट्रपति के साथ मेरा कई सालों तक कोई भविष्य नहीं है। येकातेरिना प्रतिबंधों से अलग थलग पड़ चुके देश को छोड़ रही हैं। एक देश जो जंग के बीच है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कैसे यूक्रेन सीमा पर देखने को मिल रही है इंसानियत की मिसाल। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं बीबीसी दुनिया में।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं उदित मेहरा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूक्रेन से करीब 9 लाख लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर लोग पोलैंड पहुंच रहे हैं। पोलैंड बॉर्डर से देखिए बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन की ये रिपोर्ट। जंग के बीच इंसानियत की मिसाल योआना रिएबा यूक्रेन सीमा के पास स्टेशन पर उन लोगों का इंतजार करती हैं जिन्हें आसरे की जरूरत है। सीमा पार करके पोलैंड या फिर कहीं और जा रहे ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के पास रहने चले जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास कोई आसरा नहीं। योआना और उनकी टीम ऐसे ही लोगों की मदद करती है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे हजारों बच्चे हैं जो घर से दूर ठंड में अकेले हैं। एक इंसान दुनिया के लिए, लोगों के लिए इतना बुरा कर सकता है, यकीन नहीं हो रहा। इसके बाद 2 और लोग आते हैं, एना पोलियाकोवा और उनकी 5 साल की बेटी मिलेना। ये जंग के बीच अकेली हैं, डरी हुई हैं और थकी हैं। अब तक उनका ख्याल वॉलंटियर्स ने रखा और अब वो योआना के साथ हैं। योआना के साथ जाने के बारे में आप कैसा महसूस कर रही हैं? कीव में बमबारी शुरू होने के बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। घंटों खचाखच भरी ट्रेन में मिलेना लगेज कंपार्टमेंट में सोती हुई आई हैं। ये सफर यहीं तक था। आगे के सफर में हम इनके साथ निकल पड़े। ये वाकया बहुत अच्छा है कि इस मुश्किल घड़ी में भी इंसानियत देखने को मिल रही है। पड़ोसियों के बीच रिश्ते गहरा रहे हैं, तबाही के बीच गहरे रिश्ते कायम हो रहे हैं। योआना के घर में एना और यूक्रेनी लोगों से मिलती हैं। वो अपने परिवार और अपनी नौकरी के बारे में बताती हैं। ये बहुत तकलीफदेह है। मेरा बेटा 19 साल का है और उसे देश से निकलने की इजाजत नहीं मिली। मुझे अपने प्यारे देश को अलविदा कहना पड़ा। मैं काम के सिलसिले में काफी बाहर रहती हूँ, तो मिलेनी को लगा कि हम वैसे ही किसी दौरे पर जा रहे हैं और जल्द घर लौट आएंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। मैं आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। मेरे दोस्त और हर वो शख्स जिसे मदद चाहिए, उसे यहाँ मदद मिलेगी। रूस के तेज होते आक्रमण के बीच यूक्रेन लड़ रहा है। अत्याचार का जवाब एक दूसरे की मदद और एकजुटता से दे रहा है। शायद इसे भी राष्ट्रपति पुतिन ने कम करके आंका था। यूक्रेन में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई है। 22 वर्षीय छात्र चंदन जिंदल यूक्रेन के विनित्सिया में मौजूद एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। इस बीच आज यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। सीमा पार करने वालों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें मौसम की मार भी शामिल है। रोमानिया बॉर्डर पे पिछले 30 घंटे से खड़े रहने के बाद बिना खाए पिए हुए अब हम लोग बर्फबारी झेल रहे हैं। ये बर्फबारी नहीं है, यह हम प्रकृति से नहीं लड़ रहे हैं, ये हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी बर्फबारी हो रही है और यहाँ रहने के लिए एक छत नहीं है। क्योंकि लोगों को जाना है अपने घर, इसलिए चुपचाप सब कुछ सहन कर रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है हमें। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम क्या कहें, हम 3 रात से इस तरह खुले आसमान के नीचे अपनी रातें काट रहे हैं। हमको भी नहीं पता कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाएगा। यहाँ हम किसी के बम से मरेंगे नहीं मरेंगे, लेकिन ठंड से जरूर मर जाएंगे। यहाँ अगर एक बच्चे की भी जान जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? हम कोई इलीगल माइग्रेंट्स तो नहीं है, हम लीगली यहाँ पे रहते हैं। उसके आज सब कोई चुप है, इसलिए सबको घर जाना है। रोमानिया की व्यवस्था देख करके तो मन जो है एकदम खुश हो गया। जो गुस्सा हमारा यूक्रेन बॉर्डर के पीछे था, वो उसका इंटू 2 में यहाँ खुशी में बदल गया। यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की है। हर एक सामान, हर एक चीज, जो चीज हमें जरूरी है यहाँ पे, हर कुछ दिया गया है यहाँ पे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ की लोकल अथॉरिटीज और लोकल पीपल्स के। उन सब की मदद से ये कार्य हुआ है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने खार्किव में रह रहे भारतीयों को तुरंत शहर छोड़ने की हिदायत दी है। और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आप बीती एक भारतीय की जो यूक्रेन सीमा पार करने में हुआ कामयाब। दिखाएंगे कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में हूं विदित मेहरा। जंग के बीच जान बचाकर निकलना एक संघर्ष जैसा है। किस तरह मुश्किलों को पार करके एक भारतीय परिवार रोमानिया पहुंचा, अपनी आप बीती उन्होंने साझा की बीबीसी संवाददाता जानवी मुले के साथ। मुंबई के टोनी कार्वलो यूक्रेन के ओडेसा में काम करते हैं। उनकी पत्नी यूक्रेन की है। 2 बच्चों के साथ जिंदगी खुशनुमा थी, लेकिन इस जंग ने सब कुछ बदल दिया। जैसे हम लोग को पता चला तो हम लोग डर गए कि, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सच में हो रहा है कि क्या हो रहा है, कि ये नहीं था। बाद में मेरा मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने भी कंफर्म किया कि नहीं हो गया अटैक। लेकिन हम लोग ओडिशा में रहते हैं तो ओडिशा में तब तक कुछ नहीं हुआ था। शुरुआत में टोनी को लगा कि ओडेसा तक हमले का असर नहीं होगा, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि जान बचाने के लिए यूक्रेन छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन बॉर्डर पार करके रोमानिया पहुंचने का सफर संघर्ष से भरा था। 4 या 5 ब्लास्ट सुनाई दिए और बहुत जबरदस्त ब्लास्ट थे। और तभी हम लोग सोच नहीं रहे थे कि हम लोग यूक्रेन छोड़ सकते हैं, कि कुछ इतना सिचुएशन ये हो सकता है। लेकिन जब ये ब्लास्ट जो सुना हम लोगों ने तो सब लोग डर गए। उधर हम लोग कार में निकल गए। हम लोग को कुछ नया आइडिया था कि हम लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। निकलने के बाद नॉर्मली बॉर्डर को जाने के लिए 6 घंटा लगता है इधर से रोमानियन बॉर्डर जाने के लिए। लेकिन उस दिन हम लोग को ट्रैफिक जाम, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, तो बहुत डिफिकल्ट था। बाद में हम लोग जब बॉर्डर पे पहुंचे 16 घंटे के बाद, तो 3 घंटा हम लोग को चलना पड़ा, क्योंकि कार नहीं जा रही थी उधर। जैसे ही हम लोग सब फॉर्मेलिटीज करके रोमानिया में एंटर हो गए, रोमानियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है सब लोगों के लिए जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं। टोनी अपने परिवार के साथ सुरक्षित है, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर उनकी फिक्र बनी हुई है। इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ अरेंजमेंट करे, सिर्फ बसेस अपना इंडियन स्टूडेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करे जस्ट टू रीच बॉर्डर, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बीच खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। कब और कहां, इसकी जानकारी अभी नहीं है। इससे पहले सोमवार को दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल।